सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। जैसे कि आपको पता है, हम आपका पाठ नंबर 2 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था हिमालय की बेटियाँ। ये पाठ जो है वो हिमालय के बारे में है, जिसमें लेखक ने हिमालय को पिता के रूप में माना है और हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उनको हिमालय की बेटी के रूप में हमारे सामने बताया है। कल हमने पढ़ा था कि लेखक जो है वो हिमालय को पहले दूर से ही देखता था, तो उनको हिमालय जो है वो गंभीर और शांत लगता था। पर लेकिन जब लेखक हिमालय के ऊपर चढ़ा तो उन्होंने वहाँ पर हिमालय से निकलने वाली जो ये नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, सतलुज, इनको बहते हुए पहाड़ों से देखा। तो फिर लेखक को एहसास हुआ कि ये नदियाँ जो हैं ये जब पहाड़ों से निकलती हैं तो बड़ा ही शोर मचाती हुई, उछल कूद करती हुई ये निकलती हैं। पर लेकिन जब ये मैदानी इलाकों में पहुंचती हैं तो ये बहुत ही शांत स्वभाव की हो जाती हैं। तो ये बातें जो हैं ये देखकर लेखक को बहुत ही हैरानगी होती है। आगे हम पढ़ेंगे। अभी लेखक कहते हैं, कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? जैसे कि आपने पहले पढ़ा था कि यहाँ पर लेखक ने हिमालय को अपनी जो नदियाँ हिमालय से बहती हैं उनका पिता माना हुआ है। यहाँ पर लेखक ने क्या किया है? हिमालय का मानवीकरण एक पिता के रूप में किया है और हिमालय से बहने वाली जो नदियाँ हैं उनको हिमालय की बेटियाँ माना हुआ है। तो यहाँ पर लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो हिमालय की बेटियाँ हैं ये कहाँ पर आगे आगे भागी जा रही हैं, क्योंकि जब मैदानी ये जो नदियाँ हैं ये जब हिमालय से निकलती हैं तो ये नीचे की ओर ही बहेंगी, मैदानी इलाकों की तरफ ही आएंगी। तो हमेशा जो आपको पता है पानी जो है वो आगे की ओर बढ़ता है, ना कि पीछे की ओर बढ़ता है। तो इसीलिए लेकर कह रहे हैं कि जो ये नदियां हैं ये आगे आगे कहाँ बहती जा रही हैं, क्यों ये इतनी बेचैन है और ये ऐसी कौन सी जगह पर जा रही हैं जिससे इनको जो तृप्ति है, इनकी प्यास जो है वो ख़त्म होगी जहाँ पर जाकर। क्योंकि इनके जो महान पिता हैं, जो हिमालय है, क्या जो उनका प्रेम था वो कम था जिसको पाने के लिए ये आगे आगे बढ़ रही हैं। फिर लेखक कहते हैं कि ये अपनी प्यास बुझाने के लिए आगे की ओर बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे ये नदियाँ आगे आगे बहती जाती हैं तो इन नदियाँ जो नदियाँ हैं ये पहाड़ियों में से, बर्फ़ की पहाड़ियाँ जो हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, वहाँ की बड़ी घाटियाँ हैं, वहाँ से ये होती हुई आगे की ओर बढ़ती है। जब ये और आगे बढ़ती है तो यहाँ पर ये नदियाँ खेलते खेलते मैदानी इलाकों में आगे चले जाती हैं, जहाँ पर इनको आगे देवदार, चीड़ और सरों के जो पेड़ हैं, चिनार, सफ़ेदा, इनके पेड़ जो हैं वो मिलते हैं। इन पेड़ों से होकर ये नदियाँ आगे की ओर बढ़ती हैं। फिर आगे ये कील के जंगलों में जाकर पहुंचकर थोड़ी देर आराम करती हैं। वहाँ पर इनको आराम करने का मौका मिलता है। इसका ये अर्थ है कि वहाँ पर थोड़ा मैदानी इलाका आ जाता है और वहाँ पर पानी का जो बहाव है नदियों का वो थोड़ा कम हो जाता है। आगे लेखक कह रहे हैं कि ये जो हिमालय है इन्होंने एक पिता के रूप में अपनी बेटियों को बहुत ही अच्छी तरह संभाल कर रखा हुआ था। वही जो हिमालय है वह इन नदियों को अच्छी तरह से रख सकते थे। और अब ये देखो, ये जो नटखट नदियां हैं ये आगे आगे जो हिमालय की बेटियां हैं बढ़ती ही जा रही हैं, अलग अलग जगह पर चलती जा रही हैं और इनको रोक पाना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। अगर हम बड़ी बड़ी चोटियों से भी पूछें कि ये नदियाँ जो हैं ये कहाँ जा रही हैं तो किसी के पास कोई भी जवाब जो है वो नहीं होगा। वो सब लोग जो हैं वो मौन रहेंगे, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है कि ये नदियाँ जो हैं ये कहाँ पर जाएंगी, कहाँ पर जाकर ख़त्म होंगी। आगे लेखक ने कहा है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके नाम सुनते ही रावी, सतलुज, चनाब, झेलम, काबुल, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी जो सभी बेटियां हैं इनके नाम हमारे सामने आ जाते हैं कि ये जो हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दोनों हिमालय की सबसे बड़ी बेटियां हैं। और जब ये बेटियों के नाम लेते हैं तो इनके साथ ही हमारे पास ये जो छोटी छोटी नदियां हैं इनके नाम भी आ जाते हैं।
आगे लेखक कहते हैं कि अगर वास्तव में सही तौर पर हम देखें, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो हैं वो इतनी बड़ी नदियां नहीं हैं, पर लेकिन हिमालय पर जो जमी हुई बर्फ़ है उसके पिघलने से, उसकी एक एक बूंद के इकट्ठे होने से जो पानी जो है वो इन दोनों नदियों को महानदी के रूप में बनाता है। और ये जो महानदियाँ हैं इसी से ये छोटी छोटी आगे गंगा, यमुना, गंडक जो है ये आगे निकली हुई हैं। आगे लेखक कहते हैं कि इसी तरह से ये नदियाँ जो है महानदी का रूप जो है वो ले लेती हैं और समुद्र में जाकर ये दोनों नदियाँ समुद्र से अपना मिलन जो है वो करती हैं। और यहाँ पर लेखक ने यहाँ समुद्र को जो है उनको क्या माना है, हिमालय का दामाद माना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों नदियाँ जो हैं कहाँ पर जाकर मिलती हैं, हिमालय से निकलती हैं और समुद्र में जाकर मिलती हैं। तो समुद्र ने जो है इन दोनों नदियों का हाथ थामा है, तो इसीलिए हिमालय को ससुर कहा गया है और समुद्र को हिमालय का दामाद माना है। तो यहाँ पर लेखक ने हिमालय की बेटियाँ और समुद्र का एक रिश्ता जो है वो जोड़ा हुआ है। ठीक है।